डियर एस्पिरेंट्स, भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर देश की दशा और दशा का निर्धारण करने वाले सभी युवा साथियों का उजांक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुमित सारस्वत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आमतौर पर जब हम अध्ययन करते हैं यूपीएससी की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, तो पाते हैं कि आजकल जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी प्रश्न समसामयिक संदर्भ में कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। ऐसी स्थिति में ये दायित्व बनता है हमारा और आपका कि हम प्रत्येक प्रश्न को समसामयिक संदर्भ में समझने का प्रयास करें। अब जब हम समसामयिक संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में हम अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। सुधा कुमारी, आरती शर्मा, सुनील भाई, आप सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। जितने भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में आप सभी की प्रतिक्रियाएं मुझे लगातार मिल रही हैं, क्योंकि जो जीएस फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ है, आप सभी की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं कुछ ना कुछ आपको समसामयिक संदर्भ में मैप आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूंगा और आपसे सीखने का भी प्रयास करूंगा। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है। तो मेरी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए आप जो हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको वहां पर डिटेल में हर टॉपिक का एनालाइज देखने को मिलेगा। मैंने ही उजांक सर से निवेदन किया था कि सर मुझे भी आप इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एक क्लास दें ताकि मैं बच्चों के साथ जुड़ सकूं और उनको कुछ करंट कंसर्न में बता सकूं। तो आज हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का 7वां दिन है। ऐसी स्थिति में मैं आज एक विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अभी मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो न्यूज़पेपर में मैंने पाया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियों को लेकर के काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियों को लेकर विवाद चल रहा है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस विवाद से संबंधित परीक्षा के लिए कौन सा प्रश्न बन सकता है। इसी को देखते हुए मैंने काफी सोच समझकर एक प्रश्न चुना और मैं उस प्रश्न को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम जिस प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं वो प्रश्न है हमारा, क्या राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है? इज द प्रेसिडेंट और रबर स्टाम्प? ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी तरीके से संभावनाएं हैं। और जहां तक मेरा विचार कहता है कि ये प्रश्न आपसे यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और जितनी भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको इस वर्ष देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो क्यों ना हम लोग इस पे एक अच्छा खासा डिस्कशन कर लें ताकि इस प्रश्न का आप एक बहुत शानदार उत्तर दे सकें। राइट? तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज का प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है? अब जब राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है तो इस प्रश्न पे जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये किस कंसर्न में जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिली हुई हैं, क्या राष्ट्रपति विधिवत तौर पर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या करता है, या फिर राष्ट्रपति पूरी तरीके से मंत्रिपरिषद के अधीन है। तो अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अधीन रहकर या मंत्रिपरिषद के निर्णयों के अधीन रहकर समस्त कार्य करता है तो वास्तव में राष्ट्रपति को रबड़ की स्टाम्प ही कहा जाएगा।
लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास कुछ वास्तव में इस प्रकार की शक्तियां हैं जो कि मंत्रिपरिषद के अधीन नहीं हैं, जिनका राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकता है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति रबड़ की स्टांप नहीं है। तो जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो हमें एक संतुलित उत्तर लिखना होता है, और क्योंकि प्रश्न इस प्रकार का है कि यहां पे राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर कह करके संबोधित किया गया है, यानी वो मात्र एक कामचलाऊ व्यक्ति है, क्या उसके पास किसी भी तरह की वास्तविक शक्ति नहीं है? तो हमें इस पर अपने तर्क प्रस्तुत करने होते हैं, और इसके तर्क प्रस्तुत करने के लिए हमें संविधान के गूढ़ विषयों का अध्ययन करना पड़ता है, और तब जाकर हम इस प्रश्न के उत्तर को संतुलित दृष्टिकोण के साथ लिखने में सक्षम पाते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं, और इस प्रश्न के डिस्कशन में हम लोग वे सारे पॉइंट्स लेंगे जो कि इस प्रश्न के लिए आवश्यक हैं। मैं आने वाली क्लासेस में बीच बीच में जैसे मैंने कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक चुन रखे हैं जो कि करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लाइक एज वर्तमान में लोकतंत्र और संविधानवाद के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं, इसको लेकर भी आजकल न्यूज़पेपर में काफी सारा डिस्कशन चल रहा है, तो क्यों ना हम उन विषयों पर भी डिस्कशन करें। साथ ही हम पाते हैं कि लोकतंत्रवाद और संविधानवाद का वास्तविक तौर पर विकास कैसे हुआ। अगर इस कंसर्न में बात की जाए तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि लोकतंत्रवाद और संविधानवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। ये भी आजकल अखबारों और सुर्खियों का विषय बना हुआ है, तो हम लोग इस विषय पर भी आगे आने वाले टाइम में किसी क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको ये जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो पूरी तरीके से करंट सिनेरियो के साथ करूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए, और आगे चलकर हम लोग समय समय पर इस तरह के विषय हम लोग क्लास में उठाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था, इज प्रेसिडेंट अ रबर स्टैम्प, क्या राष्ट्रपति रबर की मोहर है? तो जब इस प्रश्न को हम देखते हैं तो पाते हैं कि वास्तविकता क्या है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्ट्री के सजेशंस को मानने के लिए पूरी तरीके से बाउंडेड है। अब जब प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए पूरी तरह बाउंडेड है यानी कि बाध्य है, लेकिन इतने भर से इस निष्कर्ष पे पहुंचना पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबड़ की मोहर है। तो फिर कैसे? वास्तविकता में हमारे संविधान में ही कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जो इस बात को व्याख्यायित करती हैं कि राष्ट्रपति रबड़ की मोहर मात्र नहीं है, बल्कि उसके पास वास्तविकता में कुछ शक्तियां भी हैं। लाइक एज, जैसे मैं सबसे पहले पॉइंट लेता हूं कि वो कौन कौन से तर्क हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति मात्र रबड़ की मोहर नहीं है। तो हमने ले लिया राष्ट्रपति मात्र रबर की या रबड़ की मोहर नहीं है। मीन्स प्रेसिडेंट is not only a rubber stamp। तो अगर हम इसमें अपने तर्क देखें और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस को देखें तो कुछ पॉइंट्स यहां पे निकल के आते हैं। जैसे लाइक एज, आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव परिणाम आते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि 2024 का इलेक्शन होना है।
अब 2024 का जब इलेक्शन होना है और इलेक्शन के बाद पाया जाता है कि जो राष्ट्रपति है वह इसमें किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। मान लीजिए कि 2024 के इलेक्शन में जो सबसे बड़े दल हैं उनमें से एक है एनडीए और एक है यूपीए। एनडीए की जो फुल फॉर्म होती है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ग्रेसिव। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाऊंगा। तो ये दोनों पार्टियां मुख्य पार्टियां हैं हमारे भारत में। अब जब ये दोनों पार्टियां मुख्य पार्टियां हैं हमारे भारत में, तो मान लीजिए कि इलेक्शन में वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी जिसके पास कम से कम 272 सीट्स होंगी। अब प्रश्न उठता है कि 272 सीट्स का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव होता है और 543 सीटों पर चुनाव होता है, तो सरकार बनाने के लिए हमें इनके जस्ट हाफ से कम एक सीट ज्यादा आना चाहिए, तब जाकर हम सरकार बना सकते हैं। तो 543 से एक सीट ज्यादा अगर हम लेंगे तो ये आंकड़ा कितने पर पहुंचता है, 272 सीट्स पर पहुंचता है। बट हमने ध्यान से देखा तो एनडीए के पास और यूपीए के पास, ना तो एनडीए के पास 272 सीट्स आई और ना ही यूपीए ने इस इलेक्शन में 272 सीट्स प्राप्त की। जब इनमें से किसी के द्वारा भी 272 सीट्स प्राप्त नहीं की गई, तब ऐसी स्थिति में सरकार कौन बनाएगा, यह बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो एक स्वच्छ सरकार देने का दावा पेश कर सकती है। और इनमें से अगर मान लीजिए हम लोग यहां पे बात करें कि जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार इस इलेक्शन में या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इस इलेक्शन में प्राप्त करती है 252 सीटें और यूपीए की सरकार इस इलेक्शन में प्राप्त करती है 250 सीटें। दोनों में से किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। अब ऐसी विषम स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेगा कि वो एनडीए की सरकार को सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दें या यूपीए के किसी भी सीनियर व्यक्ति को सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दें। तो इस मामले में राष्ट्रपति अपने स्वतंत्र विवेक से निर्णय लेता है। अब राष्ट्रपति जब अपने विवेक से निर्णय लेगा, उनको लग रहा है कि एनडीए की सरकार जो ऑलरेडी वर्तमान में 2019 में चल रही है और उन्होंने 2024 के इलेक्शन तक अपनी सरकार के कार्यकाल को सही तरीके से संचालित किया है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे राष्ट्रपति, निश्चित तौर पर वो एनडीए की सरकार को या एनडीए की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश करने का मौका देंगे, क्योंकि वो देखते आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों से कि इन्होंने अपनी सरकार का स्वच्छ तरीके से अपना संचालन किया है। अब 252 सीटों के साथ राष्ट्रपति ने एनडीए की गवर्नमेंट को या एनडीए की पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश करने का मौका दिया। 1 महीने के अंदर अगर एनडीए की गवर्नमेंट अपना बहुमत सिद्ध कर देती है, तो फिर ऐसी स्थिति में एनडीए की गवर्नमेंट
अगर कुछ विपरीत स्थितियां नहीं आती हैं तो अगले कार्यकाल के लिए अपनी सरकार को सुनिश्चित कर देगी। क्लियर हुआ? अब जब अपनी सरकार को सुनिश्चित कर देगी तो एक पॉइंट तो यही हमसे निकला कि यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा? वो ये निर्णय लेगा कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो एक स्वच्छ सरकार बनाने की दृष्टि से मजबूत दावा पेश करती है, तो हम उसी पार्टी को दावा पेश करने का और सरकार बनाने का मौका दें। एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब जब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पर कि राष्ट्रपति मात्र रबड़ की मोहर नहीं है। पहला वाला पॉइंट क्लियर है? सभी को समझ में आया? मैंने बताया कि यदि लोकसभा के इलेक्शन हुए और किसी भी पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपने अनुभव के आधार पर या पूर्व में सरकारों के संचालन की प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति अगर ये महसूस करते हैं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो अच्छे तरीके से सरकार का संचालन करेगी तो राष्ट्रपति उस पार्टी के मुखिया को अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दे देंगे। इसका मतलब हुआ कि यहां पर राष्ट्रपति की शक्तियां ज्यादा प्रभावशाली हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट इज नॉट ओनली अ रबर स्टाम्प, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने विवेक से निर्णय लिया है। अब जब राष्ट्रपति ने अपने विवेक से निर्णय लिया है इसका मतलब है कि राष्ट्रपति केवल रबड़ की मोहर मात्र नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया आपको एक पॉइंट? अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर कि और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं कि राष्ट्रपति रबड़ की मात्र मोहर नहीं है। मान लीजिए कि अभी वर्ष 2023 चल रहा है और वर्ष 2024 में इलेक्शन होने हैं। अगर सपोज डेट हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की अचानक से डेथ हो जाती है, तो अगर भारत के प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? निश्चित तौर पर लोकसभा भंग हो जानी चाहिए। अगर जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो यह मात्र विकल्प नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करेंगे। राष्ट्रपति कौन कौन से विकल्पों पर विचार करेंगे भाई? राष्ट्रपति विचार करेंगे कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो बकाया कार्यकाल के लिए अपना मजबूत दावा पेश कर सकता है और लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में पूरी तरीके से सक्षम है। सपोज दैट पीएम साहब की डेथ हो जाती है तो इस समय डेथ के बाद एनडीए का जो कार्यकाल है वो पूरी तरीके से अस्थिर हो गया। अब दो विकल्प रहते हैं राष्ट्रपति के पास। या तो लगता है कि एनडीए के जो होम मिनिस्टर हैं यानी कि वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं वो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, तो या तो वे एनडीए के होम मिनिस्टर को अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दे सकते हैं या फिर वो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में सोनिया गांधी जी को अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति महोदय के विवेक पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी इस आकस्मिक स्थिति में अपना दावा उचित तरीके से पेश कर सकती है और बकाया कार्यकाल में अपनी सरकार को स्वच्छ तरीके से चला सकती है और अब लोकसभा में विश्वास मत भी हासिल कर सकती है। अब क्योंकि एनडीए की सरकार ऑलरेडी चल रही है इसका मतलब है कि इनके पास पर्याप्त बहुमत मौजूद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु के बाद इसमें से कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते हैं। अब एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास केवल एकमात्र विकल्प रह जाएगा। वो विकल्प के तौर पर यूपीए के किसी भी मुखिया को या सोनिया गांधी जी को या सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को
सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दे देंगे। अब सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दे देंगे तो ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी जी को 1 माह के अंदर क्या करना होगा? लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। अगर लोकसभा में विश्वास मत हासिल कर लेती है ये सरकार, तो ऐसी स्थिति में बकाया के कार्यकाल के लिए यानी कि 2023 और 2024 तक के कार्यकाल के लिए यूपीए की गवर्नमेंट क्या होगी? अपनी सरकार को आसानी से संचालित करेगी। यूपीए की पार्टी अपना दावा पेश कर दिया और उसने अपने बहुमत को सिद्ध भी कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यूपीए की गवर्नमेंट बकाया कार्यकाल के लिए अपनी सरकार का संचालन करेगी। ठीक है सर, जैसे इंदिरा गांधी की डेथ के बाद हुआ। अच्छी, बिल्कुल सही कह रही हैं रश्मि जी कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। क्लियर हुआ? अब 2 पॉइंट पे हम लोगों ने विचार कर लिया कि कौन कौन से 2 बिंदु हो सकते हैं। अब यहां पर भी हमने देखा कि राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर कर रहा है पूरी तरीके से कि वो एनडीए के ही किसी व्यक्ति को अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने का अवसर दें या फिर वे यूपीए की गवर्नमेंट के किसी भी व्यक्ति को या मुखिया को सरकार बनाने का मौका दें। यानी इसका अर्थ हुआ कि ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगा, इसमें कोई अन्य व्यक्ति इंटरफियर नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? थैंक यू आरती। तो 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए जिनमें हमें पता चल गया कि निश्चित तौर पर जो राष्ट्रपति है वो रबर की मोहर नहीं है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं जो यह साबित करेगा कि वास्तव में राष्ट्रपति रबर स्टांप नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तीसरे पॉइंट पे जब हम डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट अपने शासन को चला रही है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का शासन चल रहा है अभी। अब जब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का शासन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यदि अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना विश्वास खो दे। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया। अब विश्वास खो दिया यानी कि हम मान के चलते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि लोकसभा में एक कोई बिल पेश किया गया। तो लोकसभा में जब बिल पेश किया गया तो यह बिल क्या हुआ? पास नहीं हुआ। तो बिल क्या हुआ? पास नहीं हुआ। अब पास नहीं हुआ तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार के पास या प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है। कोई बात नहीं पूनम जी, लेट हो गई तो एनडीए की गवर्नमेंट के साथ पास क्या है? पर्याप्त बहुमत नहीं है, क्योंकि अगर पर्याप्त बहुमत होता तो निश्चित तौर पर वह बिल लोकसभा में पास हो जाता। तो ये प्रमाणित कर रहा है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री के पास अपनी सरकार को चलाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है। हां वीरेंद्र, इसी पे योगेन जी इसी विषय पे बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में 2 चीजें हैं कि एनडीए की सरकार को या तो इनको कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस मोशन जब लाना पड़ेगा, अब कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विपक्ष इनके प्रति नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। विपक्ष इनके प्रति नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ले आए। तो हो सकता है कि सरकार के पास जब पर्याप्त बहुमत नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिल पास नहीं हुआ, ये तो क्लियर हो गया, तो या तो सरकार इसके लिए कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए या फिर विपक्ष इनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आए।
तो दोनों ही परिस्थितियों में अब प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि न तो उन्हें विश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़े, और प्रधानमंत्री जी ये भी चाहते हैं कि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित ना हो। तब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति महोदय को एक सुझाव दे सकते हैं। अब प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रपति महोदय को सुझाव क्या देते हैं? वो कहते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। यानी वो क्या कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब किससे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रपति महोदय को बोला जा रहा है डिसॉल्विंग लोकसभा, डिसॉल्विंग लोकसभा, कि लोकसभा भंग कर दी जाए। ये किसने सुझाव दिया? ये प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति महोदय को सुझाव दिया कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए। अब ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति महोदय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो लोकसभा को भंग करेंगे या नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री महोदय के निवेदन को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये प्रेसिडेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट कर भी सकते हैं लोकसभा भंग, और प्रेसिडेंट लोकसभा भंग नहीं भी कर सकते। वो ये भी कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि या तो आप कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आइए, या फिर अगर कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेकर के आ रहे हैं तो आपके विरुद्ध जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन के द्वारा लाया जा रहा है, वो अपोजिशन जब इस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में पारित कर देगा, तब आपको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, आपके प्रधानमंत्री का पद खत्म हो जाएगा। योगेंद्र ब्रो, यदि पीएम पार्लियामेंट में बहुमत खो देते हैं तो प्रेसिडेंट को संविधान द्वारा राइट है कि प्रेसिडेंट पीएम को इस्तीफा देने को कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है विक्रम, विश्वजीत सिंह ने बिल्कुल सही कहा। नेहा कह रही है मैं एनसीईआरटी बैच में नहीं हूं। कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी बैच में नहीं है तो एनसीईआरटी बैच में आप एडमिशन ले लीजिए, उसमें भी पॉलिटी मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोगों को पॉलिटी के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास जता रहे हैं, आप लोगों का जो मुझे निरंतर प्यार मिल रहा है वो मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है, एज एस्पिरेंट्स भी और एज ए आपके मेंटर के तौर पर भी। तो दोनों ही तरीके से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, साझा करता हूं, और उसके बाद हम लोग उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं जो कि जटिलतम परिस्थितियां हैं और हमें उत्तर लेखन में अपना पूरा योगदान देती हैं। तो आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो तीसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि यदि लोकसभा में कोई प्रधानमंत्री अपना विश्वास खो देता है, तो जब प्रधानमंत्री द्वारा विश्वास खो दिया गया है और वो प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि उसे लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़े या फिर लोकसभा में उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को कह सकते हैं कि आप लोकसभा भंग कर दीजिए। तब ये राष्ट्रपति महोदय अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं कि लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या फिर पीएम को कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का अवसर दिया जाए या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उनके विरुद्ध पारित होने दिया जाए। यह राष्ट्रपति महोदय की इच्छा पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। इससे साबित होता है कि राष्ट्रपति मात्र रबड़ की मोहर नहीं है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पर। तो 3 पॉइंट मैंने आपके क्लियर हुए किए कि लोकसभा के चुनाव में यदि कोई एक दल चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद या गठबंधन के पश्चात पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी पार्टी के मुखिया को अपना प्रधानमंत्री बनने का, अपनी सरकार को बनाने का दावा पेश करने का मौका दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट, यदि अचानक से प्रधानमंत्री महोदय की मृत्यु हो जाती है
तो ये प्रधानमंत्री महोदय के विवेक पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि वो विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए किस व्यक्ति को सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका दें जो कि एक स्वस्थ सरकार को ला सके। तीसरा पॉइंट, यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो न तो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना चाहता है, ना ही विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है, और राष्ट्रपति महोदय से लोकसभा को भंग करने के लिए निवेदन करता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेंगे कि लोकसभा को भंग करना उचित है या नहीं। ये तीनों ही पॉइंट साबित करते हैं कि राष्ट्रपति रबड़ की मोहर नहीं है। लेकिन मात्र 3 पॉइंट से साबित नहीं होता, हम लोग और पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करेंगे जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं जो कि चौथा पॉइंट है, जो यह साबित करता है कि राष्ट्रपति मात्र रबड़ की मोहर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में एक प्रोविजन दिया गया है, और वो प्रोविजन क्या है? ये प्रोविजन है मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान दिया गया है। अब मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान यहां पे दिया गया है, यानी प्रोसेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। अब जब ये प्रावधान दिया गया तो इस आर्टिकल 74 का एक क्लॉज है जिसे हम लोग आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 के नाम से जानते हैं। ये आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है, और वो शक्ति कौन सी है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तब ऐसी स्थिति में यदि मंत्रिपरिषद द्वारा किसी ऐसे विषय पर सिफारिश की गई है जो कि वास्तव में उचित नहीं है, तो राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आर्टिकल 74 में ये प्रोविजन पहले नहीं था। ये कब प्रोविजन हुआ? ये प्रोविजन किया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। तो आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 जोड़कर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक प्रोविजन कर दिया गया। और वो प्रोविजन क्या है? वो प्रोविजन ये है कि यदि राष्ट्रपति चाहें तो प्रेसिडेंट महोदय के पास अगर मिनिस्ट्री ने कोई सब्जेक्ट भेजा है, तो मिनिस्ट्री ने अगर प्रेसिडेंट महोदय के पास कोई विषय भेजा है, क्या भेजा इन्होंने? सब्जेक्ट ट्रांसफर किया। अब जब सब्जेक्ट ट्रांसफर किया और प्रेसिडेंट महोदय को लगता है कि ये नॉन लीगल है, नॉन लीगल या फिर हम कह सकते हैं कि इलीगल है, तो राष्ट्रपति उस सब्जेक्ट पर क्या कर सकते हैं? उस सब्जेक्ट पर अपनी वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? वीटो पावर का प्रयोग कर सकते हैं। अब वीटो पावर के प्रयोग को किस प्रकार से करेंगे कि जो सब्जेक्ट मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया, वो सब्जेक्ट बेसिकली वो मिनिस्ट्री को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे, यानी कि रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने की ये जो शक्ति है वो क्या कहलाती है? वीटो पावर कहलाती है। जी सिंघम जी, जय हिंद। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 74 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया जो कि आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 के नाम से जाना जाता है। इस क्लॉज में यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि मंत्रिपरिषद ने कोई विषय जो राष्ट्रपति के पास भेजा है वो अनुचित है,
विषय का मतलब कोई बिल भेजा है वो उचित नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस बिल को मिनिस्ट्री के पास वापस भेज देंगे। यानी राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर का क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं, उस विषय पर निर्णय नहीं लेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ है। यानी राष्ट्रपति मात्र रबड़ स्टैंप नहीं है, इस पॉइंट से यह साबित होता है। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति मात्र रबड़ की स्टैंप नहीं है, वो मंत्रिपरिषद द्वारा सुझाए गए या भेजे गए किसी भी अनुचित बिल पर निर्णय लेने या न लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। यानी राष्ट्रपति रबड़ की मुहर नहीं है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, जो कि हमें बताएगा कि वास्तव में राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप नहीं है। अब ये क्या है? अब मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति आती है कि 2024 में इलेक्शन होने हैं। अब सपोज दैट हमने इमेजिन किया कि इलेक्शन होने हैं अप्रैल में, लेकिन किसी कारण से जो हमारी लोकसभा है, ये लोकसभा फरवरी के मंथ में ही विघटित हो जाती है। फरवरी 2024 में क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, यानी भंग हो गई, यानी कि विघटित हो गई। तो ऐसी स्थिति में अब अप्रैल में इलेक्शन होंगे, मान लीजिए कि अप्रैल में ही सरकार बन जाती है, तब ऐसी स्थिति में लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है, यानी कि जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री तब तक अपना कार्य करती रहेगी चाहे लोकसभा भंग ही क्यों ना हो जाए, जब तक कि न्यू एस्टैब्लिश्ड लोकसभा नहीं आ जाती। तो नवगठित लोकसभा नहीं आ जाती, तब तक ये मंत्रिपरिषद अपना उसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि लोकसभा का विघटन हो गया है और नई लोकसभा का गठन नहीं हुआ है, तो पुरानी मंत्रिपरिषद नई लोकसभा के गठन होने तक राष्ट्रपति को अपने सुझाव देती रहेगी। अब यहां पे एक और बात आती है, इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब राष्ट्रपति को किस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इस परिस्थिति में जो विघटित लोकसभा की मंत्रिपरिषद है, वह कोई ऐसा सुझाव तो नहीं दे रही है जिसके कारण उस पार्टी को अगले आने वाले इलेक्शन में बेनिफिट होने वाला है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति इस चीज का ध्यान न रखें कि नई लोकसभा का जो गठन होगा उसमें पुरानी वाली मंत्रिपरिषद किसी भी तरह का लाभ प्राप्त कर रही है, तब ऐसी स्थिति में, हां आशीष मैं बताता हूं, वेट करिए, वीटो पावर क्यों मिला है इस पे बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति को यह स्वतंत्र शक्ति मिली हुई है कि पुरानी जो विघटित लोकसभा की मंत्रिपरिषद है, वह राष्ट्रपति को कोई ऐसा सुझाव न दे दे जिसके कारण अगले चुनाव में, यानी कि आने वाले इलेक्शन में, उस पार्टी को किसी भी प्रकार का लाभ पहुंचता हो, या फिर कोई ऐसा सुझाव न दे दे जो कि मेजर पॉलिसी डिसीजन के संबंध में हो। क्लियर हुआ? यानी पांचवा पॉइंट क्या है कि यदि पुरानी लोकसभा विघटित हो गई है और नई लोकसभा का गठन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो पुरानी मंत्रिपरिषद ही नई लोकसभा के गठन तक राष्ट्रपति को सुझाव देती है। तब राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर इस चीज का ध्यान रखता है कि पुरानी जो मंत्रिपरिषद है, वह जो सुझाव दे रही है राष्ट्रपति को,
वह सुझाव मेजर पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड तो नहीं है, या फिर इस प्रकार के डिसीजंस से रिलेटेड तो नहीं है जिससे उस पार्टी को अगले लोकसभा के इलेक्शन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंच रहा हो। क्लियर हुआ? डायनामाइट कह रहे हैं सर फरवरी में डिसॉल्व ना होकर दिसंबर में होता तो मिनिस्ट्री कंटिन्यू रहेगी। ये बिल्कुल रहेगी डायनामाइट। सर क्वेश्चन देखकर कैसे पता चलेगा कि एग्री करना है या डिसएग्री? देखिए, ये आपको तब पता चलेगा जब आप विषय की गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि आपको अपने मूल विचार रखने हैं। तो आप अपना संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। अगर आप अपना संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले तो प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास करना होगा। अगर आप प्रश्न की भाषा को समझ गए, उसमें दिए गए कीवर्ड्स को समझ गए, तो आप आराम से सभी प्रश्नों का उत्तर बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मैं अगली क्लास में कभी आदरणीय उजांग सर से निवेदन करूंगा कि वो मुझे इन कीवर्ड्स पर एक क्लास लेने का अवसर प्रदान करें, ताकि मैं उन कीवर्ड्स से आपको बेहतर तरीके से परिचित करा सकूं कि किन किन कीवर्ड्स पे हम उत्तर की पहचान कर सकते हैं कि उत्तर की जो हमारी फॉर्मेटिंग होगी वो किस बेस पर होनी चाहिए, प्रश्न में वास्तविकता में क्या पूछा जा रहा है और हमें उसके अनुसार क्या उत्तर लिखना है। क्लियर हुआ? तो हमने 5 कंडीशन समझ ली कि राष्ट्रपति रबड़ की स्टांप नहीं है। यह पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति यह अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, जो यह साबित करेगा कि वास्तव में राष्ट्रपति रबड़ का स्टांप नहीं है। आगे देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 78 देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 78 है वो क्या कहने का प्रयास करता है? वो कहने का ये प्रयास करता है कि राष्ट्रपति को एक अधिकार मिला हुआ है, और राष्ट्रपति को जो अधिकार मिला हुआ है वो क्या है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे तब प्रधानमंत्री से उसके कर्तव्य और उसके अधिकारों में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी आर्टिकल 78 को अगर मैं सीधे सीधे लिखूं तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को प्रशासन के संबंध में जानकारी देने का कर्तव्य, में जानकारी देने का कर्तव्य। तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि वो प्रशासन को किस प्रकार से चला रहे हैं इस बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। यह जिम्मेदारी है कि अगर प्रधानमंत्री प्रशासन को सही तरीके से चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, इस बात की जानकारी वो राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएं। अब राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएं, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे तो प्रधानमंत्री से उसके कर्तव्यों के बारे में, उसके द्वारा चलाए जा रहे शासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। जब राष्ट्रपति जानकारी प्राप्त कर सकता है तो इसी आर्टिकल 78 में 2 क्लॉज मेंशन है, 2 सब आर्टिकल मेंशन है, और वो है आर्टिकल 78 का सेक्शन बी। आर्टिकल 78 का सेक्शन बी क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री से प्रशासन या किसी विधान या कानून से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकता है। तो आर्टिकल 78 का क्लॉज बी क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन व किसी भी विधान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी प्रेसिडेंट हैज ऑथराइज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो द लीगल प्रोसीजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति हावी हो जाता है। अब जब ऐसा हो जाता है तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति केवल रबड़ की मोहर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को अधिकार है वो प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर ले। अब जब राष्ट्रपति को यह अधिकार है तो इसी आर्टिकल 78 में ही एक और आर्टिकल है, इसका सब आर्टिकल, आर्टिकल 78 का सब आर्टिकल सी। तो आर्टिकल 78 का सब आर्टिकल सी क्या कहता है? यह कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री को कोई विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे सकता है। यानी यहां पे आर्टिकल 78 का सी क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कोई भी विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राष्ट्रपति रबड़ स्टांप नहीं है, और राष्ट्रपति ने अगर प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि वो कोई भी विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे तो राष्ट्रपति इस निर्देश को मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। अब जब राष्ट्रपति के निर्देश को मानने के लिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री बाध्य है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि राष्ट्रपति केवल रबड़ की स्टांप नहीं है, वो प्रधानमंत्री से किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है, प्रधानमंत्री को मजबूर कर सकता है, कह सकता है, आदेश दे सकता है। यानी राष्ट्रपति रबड़ की मोहर नहीं है। अब राष्ट्रपति रबड़ की मोहर नहीं है, इससे रिलेटेड हम लोग अपने अगले पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और उस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर राष्ट्रपति रबड़ की मोहर क्यों नहीं है। तो मैंने आपको 6 पॉइंट समझा दिए कि राष्ट्रपति को इसलिए रबड़ की मोहर नहीं कहा जाता। और 6वां पॉइंट क्या बताया कि आर्टिकल 78 में कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जो कहती हैं कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को प्रशासन के संबंध में जानकारी देने का कर्तव्य। और इन दोनों को और भी डिटेल में समझाया गया आर्टिकल 78 के क्लॉज बी और आर्टिकल 78 के क्लॉज सी में। और आर्टिकल 78 का क्लॉज बी कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री से प्रशासन के विषय में या किसी भी विधान के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और आर्टिकल 78 के क्लॉज सी में कहा गया कि जब भी राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को कोई भी विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का आदेश दे सकता है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? कमेंट करके बताइए, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरी क्लास के साथ मजा आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? थैंक यू अंशिका, थैंक यू मुनीर, थैंक यू प्रीति कुमारी, थैंक यू आशीष, थैंक यू ज्योति पटेल।
अब एक हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो ये प्रमाणित करता है कि वास्तव में राष्ट्रपति रबड़ स्टांप नहीं है। अब राष्ट्रपति रबड़ स्टांप नहीं है तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए आर्टिकल 103 की हेल्प लेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 103 क्या कहता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 103 कहता है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। हां जी, मैं इसका उत्तर आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 103 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 103 के तहत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात यह निर्णय करने की शक्ति है कि कोई जो सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल हुआ है वह पर्याप्त अर्हता रखता है या नहीं रखता है। तो अगर वो व्यक्ति जो कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बना है अगर वो पर्याप्त अर्हता यानी योग्यता या एलिजिबिलिटी नहीं रखता तो फिर वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। यानी हम आर्टिकल 103 पे भी बात कर लेते हैं। तो 103 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात यह अधिकार है। अब क्या अधिकार है? कि वह मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य की अर्हता यानी योग्यता की जानकारी प्राप्त कर सके। तो अर्हता या योग्यता की जानकारी प्राप्त कर सके इसका मतलब हुआ कि मिनिस्ट्री का कोई भी मेंबर वास्तव में सफिशिएंट एलिजिबिलिटी रखता है या नहीं मिनिस्ट्री का मेंबर बनने के लिए। और इस संबंध में राष्ट्रपति सबसे पहले निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करता है और उसके बाद यह निर्णय लेता है कि वो व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद या मिनिस्ट्री का मेंबर बना है ही इज कैपेबल टू इलेक्ट या ही इज एलिजिबल टू elect as a member of ministry. If he is capable, then he will be continue, and if he is not capable, then he may discussed by the rules and regulations by the election commission. So it comes under the provision by the article 103. So this type of decision takes by the president, but after getting suggestion of इलेक्शन कमीशन। यह आर्टिकल 103 में है। तो राष्ट्रपति देखिए क्या कर रहा है, मंत्रिपरिषद के भी सदस्य की योग्यता की जानकारी प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति केवल रबड़ का स्टैंप नहीं हो सकता है। और मैंने जो 7 पॉइंट बताए आप लोगों को वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि राष्ट्रपति मात्र रबड़ की स्टैंप नहीं है। मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले मैंने बताया था कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार वास्तव में हम ये मानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की इच्छा के अधीन कार्य करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। अब सही नहीं है तो इसके लिए क्या कारण है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि राष्ट्रपति मात्र रबड़ की स्टैंप नहीं है। तो पहले मैंने बताया था कि यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अपने विवेक से किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि प्राइम मिनिस्टर की अचानक से डेथ हो जाए। अब प्राइम मिनिस्टर की अचानक से डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह
अगर चाहे तो उसी पार्टी के किसी भी मुखिया को बचे हुए कार्यकाल के लिए सरकार बनाने का अवसर प्रदान करे, या फिर किसी दूसरी पार्टी के मुखिया को सरकार बनाने का अवसर प्रदान करे, जो उसे लगता है कि जो एक स्वच्छ सरकार चला सकता है उसे वो अवसर प्रदान करेगा। यानी राष्ट्रपति यहां पर अपने विवेक से निर्णय लेता है। तीसरा, यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है और वो विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का सहारा नहीं लेना चाहता, तो ऐसी स्थिति में वो कहता है राष्ट्रपति से कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए। तो इन दिस सिचुएशन राष्ट्रपति अपने विवेक से डिसीजन लेगा कि उनको विश्वास मत साबित करना चाहिए, विश्वास प्रस्ताव साबित करना चाहिए, या उनके विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, या फिर लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। यह भी राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति है। अगला पॉइंट मैंने बताया था कि अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान कर दिया गया, और वो प्रावधान क्या था कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा की गई किसी भी अनुचित सिफारिश को राष्ट्रपति क्या करे, मंत्रिपरिषद के पास वापस भेज दे। अगले पॉइंट में मैंने बताया था यदि किसी कारण से लोकसभा का विघटन हो गया है तो लोकसभा के विघटन के पश्चात जो नई पुरानी मंत्रिपरिषद है वो नई लोकसभा के गठन होने तक राष्ट्रपति को सुझाव देगी। अब जब राष्ट्रपति को सुझाव देगी तो राष्ट्रपति इस समय इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि नई लोकसभा के गठन से पहले जो पुरानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सुझाव दे रही है वह कोई इस तरह का सुझाव तो नहीं दे रही है जिसमें कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन हो या कोई नीतिगत निर्णय का मामला हो, या फिर कुछ इस तरह का डिसीजन तो नहीं दे रही है जिसके कारण पुरानी वाली मंत्रिपरिषद को नई लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी तरह का फायदा पहुंचता हो। अगला पॉइंट मैंने बताया था कि आर्टिकल 78 में भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां बताई गई हैं, और मैंने इसको आपको आर्टिकल 78 के 2 क्लॉज के माध्यम से समझाया है। एक क्लॉज है आर्टिकल 78 का क्लॉज बी, और आर्टिकल 78 का क्लॉज बी कहता है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे प्रधानमंत्री से प्रशासन के बारे में या किसी विधान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। आर्टिकल 78 का क्लॉज सी कहता है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे प्रधानमंत्री को यह निर्देश दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है कि प्रधानमंत्री किसी भी विषय को मिनिस्ट्री के सामने या मंत्रिपरिषद के समक्ष पेश करे। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 103 में यह प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात यह निर्णय दे सकता है कि मंत्रिपरिषद में उसे कोई ऐसा सदस्य पाया जा लग रहा है जिसकी योग्यता सफिशिएंट है या नहीं, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति रखता है। इन सारे तथ्यों से प्रमाणित होता है कि निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट इज नॉट अ रबर स्टैम्प। प्रेसिडेंट केवल एक रबड़ की मोहर मात्र नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट के पास कुछ विशेष शक्तियां भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज जिस टॉपिक पर मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया, ये मेंस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोगों को ये समझ में आया। कितने लोग हैं जो मेरे आज प्रश्न के डिस्कशन से पूरी तरीके से सहमत हैं? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग ऐसे हैं जो इससे पूरी तरीके से संतुष्टि महसूस कर रहे हैं और एक अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग। अनीसा, लवासना दुबे, थैंक यू। तो आप लोगों ने इस विषय को समझा। अगर आप लोगों को आज की क्लास जी अविनाश, डायनामाइट, वीरो भास्कर, हेमंत सिंह, आशीष कुमार, नेहरा सहरावत, लवासना दुबे, करिश्मा ठाकुर, बहुत सारे नाम हैं, ब्रजेश यादव, प्रमिला यादव, इतने सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं जिन्होंने कहा कि ये उनको समझ में आया। आप लोगों ने मुझे एक नया मोटिवेशन दिया। मैं इसी तरह के नए नए विषय आप लोगों के समक्ष लाता रहूंगा। लेकिन आज की क्लास को खत्म करने से पहले मैं कुछ विशेष चीजें भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरी आज की क्लास बहुत अच्छी है और आपके लिए बहुत ही विशिष्ट विषय के साथ अच्छा प्रयास करने वाली है, तो आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिएगा और हमारे आईएएस विद ओजांग सर
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली इसी तरह की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं कुछ विशेष बातों पे भी डिस्कशन करना चाहूंगा और वो विशेष विषय ये हैं कि आदरणीय ओजांग सर ने मुझे कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले PSIR ऑप्शनल जो कि मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको इसको बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने डिस्कस करूं। तो आप लोगों का PSIR ऑप्शनल का बैच मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क करके PSIR ऑप्शनल में मेरे साथ जुड़ सकते हैं और निश्चित तौर पर PSIR जो ऑप्शनल है वो आपके लिए मुख्य परीक्षा में अंकदायी साबित हो सकता है। अब जब ये ऑप्शनल परीक्षा में अंकदायी साबित हो सकता है तो आप इस ऑप्शनल को अपने सब्जेक्ट के रूप में चयन करके अपना यूपीएससी में चयन सुनिश्चित करें ताकि युवा आईएएस बनकर देश की दिशा और दिशा का निर्धारण करने में अपना योगदान दे सकें। इसके साथ साथ जीएस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है और इसमें भी क्लास मेरी तरफ से स्टार्ट हो गई है। इसकी पहली क्लास 12 अप्रैल को हुई थी और आगे चलकर ये क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। रेगुलर 4 बजे मेरी ये क्लास चल रही है, तो आप इस क्लास में भी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सभी के समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसकी फीस बहुत ही कम रखी है, केवल मात्र 6,999 रुपए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा इस कोर्स में एडमिशन लेकर अपने भविष्य की दिशा का निर्धारण कर सके। तो आप लोग इस बैच में अपना एडमिशन सुनिश्चित कराकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप सभी के लिए एनसीईआरटी आंदोलन का बैच भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस बैच की पहली क्लास 20 अप्रैल 2023 से होने जा रही है और ये क्लास एनसीईआरटी की होगी, राज्य व्यवस्था से प्रारंभ होगी और इस क्लास की मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, इस विषय पर डिस्कशन करूंगा और इसमें हम लोग सरकार के बारे में जितने भी तथ्य हैं उन सबको पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के सबसे हरित जिले यानी कि नोएडा में आदरणीय ओजांग सर के निर्देशन में गुरुकुल बैच में पढ़ने का मौका मिलेगा। ये क्लासरूम प्रोग्राम होगा जिसमें आपको हॉस्टल और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बैच की विशेष बात यह है कि अगर आप इस बैच में कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहां पर पढ़ाई के साथ साथ स्पेशली मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि आपका भविष्य में सुरक्षित हो सके और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो आप निश्चित तौर पर अगर इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रोग्राम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप निश्चित तौर पर गुरुकुल प्रोग्राम का हिस्सा बने और 2024 में अपने सिलेक्शन की नींव को सुनिश्चित करें। इसके अलावा हम लोग यूपीएससी में प्रीलिम टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो कि प्रहार कॉम्बो को नाम से जानी जाती है और ये टेस्ट सीरीज 2023 में जो लोग यूपीएससी और 2023 में जो लोग स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्जाम जो कि 14 मई 2023 को सुनिश्चित है और यूपीएससी का एग्जाम जो कि 28 मई 2023 को सुनिश्चित है, उसमें अगर आप सफल रणनीति जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी 4000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीलिमिनरी परीक्षा में अपना प्रदर्शन बेहतर कर अपने मुख्य परीक्षा के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग यानी आपको जीएस के साथ साथ सीसेट की भी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपकी प्रीलिम की प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी और आप मुख्य परीक्षा की दावेदारी पेश करने में पूरी तरीके से बेहतर तौर पर उतरेंगे। आगे चलते हैं हम लोग इसी के साथ साथ। और अगर आप लोग लक्ष्मीकांत के, क्योंकि लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सबसे विशिष्ट बुक मानी जाती है, अगर आप इस पुस्तक के में दिए गए समस्त प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो यहां पर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है हम लोगों ने 499 रुपए में, जिसमें 1000 क्वेश्चंस होंगे जो कि लक्ष्मीकांत से तैयार किए गए हैं। ये बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे और 1000 क्वेश्चंस ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेगमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद
इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहां पे मिलेंगे, और मैं दावा करता हूं कि इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप, और यहां एक विशेष बात यह है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, यानी लक्ष्मीकांत के हर एक चैप्टर में से हमारी टीम ने विशिष्ट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो कि 2023 और 2024 की परीक्षाओं के लिए केवल मात्र उपयोगी ही नहीं है, बल्कि मैं दावेदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो पॉलिटी का किसी प्रश्न का उत्तर देने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस नहीं करेंगे, आप हर प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। इसी के साथ साथ ओजांक आईएएस एकेडमी बीपीएससी की समस्याओं का समाधान करने के लिए ओजांक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर के आई है, जो कि आपकी बहुत जल्द शुरू हो रही है। इस पे एक डेट मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है, ये डेट यहां किसी कारण से गलत हो गई है, ये 20 सितंबर की बजाय 20 सेट लिखा हुआ है। इसमें आपके बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 20 सेट हैं, जो कि आपको मात्र 499 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे। आप ओजांक टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड करके या फिर ओजांक ईडीयू ऐप डाउनलोड करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और निश्चित तौर पर आप अपनी बीपीएससी में मुख्य परीक्षा की दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो चलिए, आप सबने मुझे प्यार दिया। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप अपना मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें, ताकि मैं अगले ऐसे ही विषयों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित होता रहूं। आप सबने मुझे प्यार दिया तो भविष्य की दिशा और दशा का निर्धारण करने वाले भविष्य में आप सभी एस्पिरेंट्स को मैं एक युवा आईएएस अधिकारी के रूप में देखते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरा अभिवादन स्वीकार किया। आप सबसे मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।